इस वीडियो में हम रियलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम रियलिज्म थ्योरी कब इमर्ज होती है, किस थ्योरी के अगेंस्ट इमर्ज होती है, इसके बेसिक अजम्पशंस क्या है, रियलिज्म की टाइप्स क्या है, उसके थिंकर्स क्या है, रियलिज्म थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रियलिज्म की थ्योरी इमर्ज कब होती है। ये इमर्ज होती है 1930s और 1940s के टाइम पर, यानी एक ऐसा टाइम जहाँ पर कंट्रीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन को देख चुके हैं, जिसमें पता चल रहा है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो रही है। धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक नेशन डिक्टेटरशिप दूसरी कंट्रीज़ में इमर्ज हो रही है। जर्मनी, इटली, स्पेन जैसी कंट्रीज़ इमर्ज हो रही है और दुनिया बढ़ रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ से। और इसीलिए रियलिज्म की जो थ्योरी है वो आइडियलिज्म की थ्योरी को चैलेंज देने के लिए इमर्ज होती है। आइडियलिज्म की थ्योरी जो वर्ल्ड वार वन में इमर्ज होती है और एक्सप्लेन करती है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिनेरियो है, वार क्यों हो रहे हैं और वार को कैसे रोका जा सकता है, वो आइडियलिज्म की थ्योरी ही एक्सप्लेन करती है। लेकिन आइडियलिज्म की थ्योरी 1930s से लेकर 1940s के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में फेल होती है। इसलिए उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए रियलिज्म की थ्योरी आती है और रियलिज्म आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करती है। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करती है? पहला उनका क्रिटिसिज्म ये है कि आइडियलिज्म थ्योरी जो इंटरनेशनल रिलेशन में पावर स्ट्रगल हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में फेल होती है। पावर स्ट्रगल के बारे में हमें आइडियलिज्म की थ्योरी कुछ नहीं बताती, और रैदर आइडियलिज्म की थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कोऑपरेशन के बेस पे है, यानी कंट्रीज़ आपसी सहयोग की वजह से पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वार को अवॉइड कर सकते हैं। बट रियलिज्म की थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोऑपरेशन नहीं, रैदर एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, एक स्ट्रगल पाई जाती है पावर के लिए। और इसलिए आइडियलिज्म की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि वार को हम रोक सकते हैं। तो रियलिज्म वाले कहते हैं अगर रोक सकते थे, अगर आपके जो विचार है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर वार को रोक सकते थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हुआ ही क्यों। तो इसी क्रिटिसिज्म के साथ रियलिज्म अपनी कुछ अजम्पशंस देती है, यानी अपनी एक थ्योरी देती है। रियलिज्म सबसे पहले ये कहती है कि हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो पैसिमिस्टिक होता है, नेगेटिव होता है। कहने का मतलब है जैसे आइडियलिज्म ने ह्यूमन नेचर को ऑप्टिमिस्टिक दिखाया है, हमें ह्यूमन नेचर का एक पैसिमिस्टिक साइड को भी देखना होगा। ह्यूमन नेचर सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी वो अपना फ़ायदा देखता है, लालची है, ग्रीडी है, पावर के लिए उसमें एक लगातार चलने वाली भूख है, यानी हमेशा वो पावर के लिए भाग रहा है ह्यूमन जो है। इसलिए वो कहते हैं कि जो आईआर है, जो इंटरनेशनल रिलेशन एरिना है, जो आईआर है वो कन्फ्लिक्चुअल है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो होंगे कंट्रीज़ में वो कोऑपरेशन के बेस में नहीं होंगे, उनमें कोई लड़ाई झगड़े स्ट्रगल्स रहेगी। और ये जो कन्फ्लिक्ट हैं ये किस तरह से सॉल्व होंगे? समझौते से नहीं होंगे, कोई ट्रीटी साइन करके नहीं होंगे, ये वार से सॉल्व होंगे। यानी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहती है तो अल्टीमेटली रिजॉल्व होगे वार में इन्वॉल्व होके, ठीक है। और तीसरा इनकी बेसिक अजम्पशन ये है कि सबसे बड़ी कंट्रीज़ के लिए अगर कोई वैल्यू है ना, वो है उनकी नेशनल सिक्योरिटी और उनका स्टेट सर्वाइवल। सबसे पहले वो अपनी सिक्योरिटी को देखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि वो इस इंटरनेशनल रिलेशन में जहाँ पर वार हो रहे हैं, जो एक कन्फ्लिक्ट जोन है, अपने आप को किसी तरह से सर्वाइव कर सके। फोर्थ अजम्पशन रियलिज्म थ्योरी का ये है कि स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स हैं। इसका मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिक्स को अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सिर्फ स्टेट्स ही कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल्स नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस नहीं कर रहे हैं। ये सारे लेस इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, सिर्फ स्टेट है, कंट्रीज़ हैं, नेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। उनकी वजह से ही इंटरनेशनल रिलेशन की सारी पॉलिटिक्स चल रही है। फिफ्थ अजम्पशन रियलिज्म की यह है कि इंटरनेशनल स्टेट जो सिस्टम है वहाँ पर एक परमानेंट अनार्की पाई जाती है। अनार्की का मतलब है कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं पाई जाती, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं पाई जा सकती जो कि कन्फ्लिक्ट को रोक सके, वार को रोक सके, ठीक है, कंट्रीज़ में किसी तरह के समझौते करा सके। नहीं, ऐसी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई ऐसी संस्था है, ना कोई ऐसी गवर्नमेंट है। सो इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा अनार्की रहेगी, एक लॉलेसनेस की सिचुएशन रहेगी। सिक्स्थ बेसिक अजम्पशन रियलिज्म की ये है कि स्टेट के पास अनइक्वल पावर है, यानी हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, किसी स्टेट के पास ज़्यादा पावर है और किसी स्टेट के पास कम पावर है।
ठीक है, देयर आर ग्रेट पावर्स एंड देयर आर स्मॉल पावर्स। और इंटरनेशनल एरिना में जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम समझते हैं, उसको समझने के लिए जो ग्रेट पावर्स है, जो बड़े बड़े नेशंस हैं, उनमें जो पावर की स्ट्रगल चल रही है, हमें उनको समझना होगा। और स्मॉल या वीकर पावर है वो लेस इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए। तो ये बेसिक अजम्पशंस है। तो रियलिज्म की टाइप्स क्या है, इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? इसको कैटेगराइज किया जाता है क्लासिकल रियलिज्म में, जिसमें थुसिडिडीज, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, हंस जे मोरगैंथो जैसे थिंकर पाए जाते हैं। और सेकंड टाइप रियलिज्म की है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, जो थॉमस शिलिंग देते हैं। थर्ड है नियो रियलिज्म, जिसमें केनेथ वाल्स और हम जॉन मर्शाइमर को पढ़ते हैं, जिन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म का आइडिया दिया। और फोर्थ है नियो क्लासिकल रियलिज्म। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासिकल रियलिज्म के थिंकर्स को, उनके मेन आर्ग्यूमेंट को, उनके मेन वर्क को। तो सबसे पहला जो थिंकर आते हैं वो पढ़ते हैं थुसिडिडीज। इनका मेन वर्क है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपिनेशियन वार, जो 1431 BC में आता है, मोस्ट प्रोबेबली प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम्स के दौरान। तो इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टेट के पास जो पावर है वो अनइक्वल पावर है, उनकी कैपेबिलिटी अनइक्वल है, एक जैसी नहीं होती। और हर स्टेट को ये बात समझनी होगी, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। और इस चीज़ को समझते हुए कि हमारे सबकी पावर एक जैसी नहीं होती, उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। तो अगर वो अनइक्वल पावर और कैपेबिलिटी के प्रिंसिपल को समझते हैं, वो सर्वाइव भी करेंगे और प्रॉस्पर भी करेंगे। लेकिन अगर वो इन प्रिंसिपल को समझने में फेल होते हैं तो वो एक डेंजर में पड़ेंगे, अपने सर्वाइवल को खतरे में डालेंगे और ख़ुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें समझना होगा कि जो ताकतवर पावर है वो उनको कभी भी उन पर हमला कर सकती है, ठीक है, उनको कभी भी कैप्चर कर सकती है। इसलिए उनको तैयार रहना होगा। ये सोचकर उन्हें नहीं बैठना चाहिए कि कल को कोई ताकतवर पावर उन्हें मारनी आएगी तो वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ना मारे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाएगी। इस अनइक्वल पावर और कैपेबिलिटीज़ को उन्हें समझना होगा। उसके बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को तैयार करना होगा, जिसमें फोरसाइट, प्रूडेंस, कॉशन और जजमेंट को देखना होगा, जिसमें मतलब उन्हें फार साइटेड रहना होगा, अपनी मूव्स कैलकुलेटिव रखनी होगी, जिसमें बहुत ध्यान से उन्हें फॉरेन पॉलिसी में दूसरों के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करने होंगे, इसी अनइक्वल पावर के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, ये कहते हैं। इसमें हमारे नेक्स्ट थिंकर आते हैं मैकियावेली। मैकियावेली द प्रिंस, जो उनकी बुक 1532 में पब्लिश होती है, वो कहते हैं वर्ल्ड इज़ ए डेंजरस प्लेस, बहुत ही खतरे वाली जगह है। और अगर इसमें सर्वाइव करना है तो एक रूलर के पास दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लॉयन की तरह वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फोक्स की तरह वो चालाक, कनिंग होना चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाहता है। और जो रूलर है हमेशा उसको अपने स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और अपने स्टेट को कैसे वो सर्वाइवल इंश्योर कर सके इसके बारे में सोचना चाहिए। रूलर को इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्रिश्चियन एथिक्स को फॉलो करने लगे। कहने का मतलब है जो हम लाइफ में पर्सनल एथिक्स को फॉलो करते हैं कि हमें लाइफ में क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा है, वो पर्सनली लेवल तक ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील करना है तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन एथिक्स कहते हैं कि अपने नेबर से प्यार करो, शांति पूर्वक व्यवहार रखो, ठीक है, वार में इन्वॉल्व ना हो, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो और अपनी वेल्थ का कुछ हिस्सा दूसरों के साथ भी शेयर करो। लेकिन मैकियावेली कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में अगर ये चीज़ फॉलो कर ली तो एक कंट्री के लिए, एक रूलर के लिए ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर्स डिसीज़न होगा। ये बिल्कुल भी कतई भी उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो उसके पर्सनल एथिक्स है, जो क्रिश्चियन एथिक्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और इंटरनेशनल रिलेशन में अगर उसको झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, किसी को मारना पड़ता है, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, वार में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उसे होना चाहिए। अगर वो अपने स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, अगर वो अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए कर रहा है, तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। ये मैकियावेली अपने रूलर को द प्रिंस में यही समझाते हैं। थर्ड हमारे थिंकर आते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब का जो फेमस वर्क है लेविएथन 1691 में पब्लिश होता है। इसमें वो एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है, जो इंटरनेशनल रिलेशन का अरीना है, स्पेस है, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर हमें परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर मिलता है। इस परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन
जहाँ पर कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वार कर सकती है, उसकी टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट कर सकती है, और जो ऐसी कंट्री कर रही है उसको कोई पनिशमेंट देने के लिए ना कोई गवर्नमेंट है ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, सबकी अपनी मनमर्जी चल रही है। सो वहाँ पर एक ऐसा वार चल रहा है जिसमें सारे एक दूसरे के अगेंस्ट है, ए वार इन विच ऑल इज अगेंस्ट ऑल। तो ये थॉमस हॉब्स उसमें कहना चाहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा टाइम जब गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इंडिविजुअल ने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्टेट को क्रिएट किया, गवर्नमेंट को क्रिएट किया। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में ये परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर है, इससे बाहर नहीं आ सकते, इंडिविजुअल एस्केप नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अपने लेवल पर स्टेट ऑफ नेचर से एस्केप करके उन्होंने स्टेट को क्रिएट किया, साइमल्टेनियसली दूसरे इंडिविजुअल्स ने भी स्टेट को क्रिएट कर लिया, लेकिन बिटवीन द स्टेट एक स्टेट ऑफ नेचर खड़ा कर दिया, ठीक है, और ये स्टेट ऑफ नेचर एक परमानेंट बन गया। सो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल अरीना जो स्पेस है, वहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में एक ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें वार होते ही रहेंगे। वहाँ पर कभी भी परमानेंट पीस इस्टेब्लिश नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए शांति आएगी, वो शांति बिगड़ जाएगी, फिर वार होने लगेंगे, लेकिन जो आपको पीस मिलेगा वो सिर्फ विद इन द स्टेट मिल सकता है। आपको स्टेट से बाहर कोई भी पीस नहीं है, कोई भी परमानेंट पीस नहीं है। लड़ाई झगड़े, स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट यही चलता रहेगा, ये हॉब्स का मानना है। और नेक्स्ट थिंकर आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर रियलिज्म के हंस जे मोरगैंथो, जो वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद लिखते हैं अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं ह्यूमन जो होते हैं वो पॉलिटिकल एनिमल है। बिल्कुल अरिस्टोटल का आइडिया दैट मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। इस पॉलिटिकल एनिमल को लिखने की वजह ये थी कि वो बात करते हैं एनिमस डोमिनेंडी की। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग में एक पावर के लिए भूख होती है, लस्ट ऑफ पावर होती है, जिसके लिए वो सब कुछ करता है अपनी लाइफ में। एनिमस डोमिनेंडी, ह्यूमन इस पावर को एंजॉय करना चाहता है और चाहता है कि ये पावर सिर्फ उसे मिली रहे, कोई भी उससे ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए और उसे डोमिनेट करने लगे। तो वो डोमिनेशन वाली कंडीशन को अवॉइड करना चाहता है कि उसे कोई डोमिनेट ना करे, और पावर को भी इंजॉय करना चाहता है। इसलिए वो टेरिटरी को सिक्योर करता है, यानी एक ऐसी पॉलिटिकल स्पेस को सिक्योर करता है जहाँ पर वो अपने आप को जीवित रख सके, पावर के जो फ्रूट्स है उसको एंजॉय कर सके। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको स्टेट को क्रिएट करना पड़ता है। स्टेट को वो इसलिए क्रिएट करता है ताकि स्टेट जो है उसके इंटरेस्ट को डिफेंड कर सके, किसी तरह से वो आराम से बैठ के खा पी सके, पावर को एंजॉय कर सके। लेकिन इस स्टेट के सिस्टम को जब वो क्रिएट करता है, उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक अनार्कियल सिस्टम ऑफ स्टेट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स को जन्म मिलता है और जिसकी वजह से कई सारे वार होते हैं। हर एक इंडिविजुअल में लस्ट ऑफ पावर होती है और वो अपनी टेरिटरी को सिक्योर करता है, स्टेट को क्रिएट करता है। दूसरे इंडिविजुअल भी ऐसे करते हैं, वो भी स्टेट को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब बहुत सारी स्टेट क्रिएट हो जाती है तो एक अनार्कियल सिस्टम बन जाता है स्टेट का, जिसकी वजह से उनमें झगड़े चलते हैं, लड़ाइयाँ चलते हैं, पावर की स्ट्रगल चलती है, जो अल्टीमेटली वार का रूप ले लेती है। ठीक है, ये हंस जे मोरगैंथो हमें समझाना चाहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हंस जे मोरगैंथो की कंट्रीब्यूशन रही है वो है 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। वो कौन से 6 प्रिंसिपल देते हैं रियलिज्म के? सबसे पहला वो प्रिंसिपल देते हैं कि पॉलिटिक्स जो इंटरनेशनल रिलेशन में गवर्न की जाती है ना, वो गवर्न की जाती है ऑब्जेक्टिव लॉ के द्वारा। इसका मतलब है कुछ ऐसे लॉ है, कुछ ऐसे कानून है जिसको अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ हो रहा है उसको समझ सकते हैं। कौन सी कंट्री क्या डिसीजन लिया था पास्ट में, प्रेजेंट में क्या लिया है और फ्यूचर में क्या लेगी, हम उसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अगर हम ये ऑब्जेक्टिव लॉ को फाइंड आउट कर लें। सही आईआर थ्योरी वही थ्योरी है, ठीक है, और वही अपने आप में रैशनल थ्योरी है, मोरगैंथो कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लॉ को फाइंड आउट कर सके। और इसके चलते हुए मोरगैंथो सेकंड जो प्रिंसिपल देते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव लॉ बता भी देते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री अगर कोई डिसीजन ले रही है तो सबसे पहले वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगी, वो अपना फ़ायदे को देखेगी। और पावर के लिए, यानी अपनी पावर को अगर बढ़ाती भी है, पावर के लिए वो भागती भी है, वो इसीलिए भागती है
क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसमें उसको फ़ायदा दिखता है। किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी साइन करती है, मिलिट्री ट्रीटी साइन करती है, कुछ प्लेन्स खरीदती है, कुछ वेपन्स खरीदती है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसलिए क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और एक और बड़ी बात मोरगैंथो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है हमेशा बदलते रहते हैं, सेम नहीं रहते। आज नेशनल इंटरेस्ट में अगर उसे फ़ायदा दिख रहा है तो वो यूएसए से दोस्ती कर लेगा, कल उसे यूएसए में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, उसका नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो रखा है तो रशिया से दोस्ती कर लेगा, चाइना से कर लेगा। सो कंट्रीज़ कीप स्विचिंग देयर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उनके सेम नहीं है, वो भी चेंज होते रहते हैं। और थर्ड एक और ऑब्जेक्टिव लॉ देते हैं रियलिज्म का, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल से। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं तो हम यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी की किलिंग नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन कंट्रीज़ जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील करती है तो ऐसे मॉरल एथिकल प्रिंसिपल में बिलीव नहीं करती। वो कंट्रीज़ झूठ भी बोलेगी, किसी को मारेगी भी, वार में इन्वॉल्व भी हो सकती है, डरा भी सकती है, धमका भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल कहता है। फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पर्टिकुलर नेशन जो है दूसरे नेशंस पर अपनी नेशनल एस्पिरेशन को थोप नहीं सकता। कहने का मतलब है अगर एक नेशन कोई पर्टिकुलर विचारधारा में बिलीव रखता है, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है, तो दूसरी कंट्रीज पर वो नहीं थोप सकता। इसकी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई कंट्रीज़ है वो चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें कुछ एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। वो आपस में ट्रीटी साइन करते हैं, समझौते करते हैं, लेकिन किसी दूसरी कंट्री को मंजूर है, वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता तो वो नहीं होगा। यूएसए क्लाइमेट चेंज की जो पेरिस ट्रीटी थी उससे बाहर निकल गया, उसकी अपनी मर्जी है। सो सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उनको जिसमें फ़ायदा दिखता है, जिसमें बेनिफिट दिखता है, सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। फिफ्थ है पैसिमिस्टिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इज़ इन द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर की जो पैसिमिस्टिक नॉलेज है कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, ग्रीडी है, ठीक है, उसमें पावर के लिए भूख है, वो किसी को भी धोखा भी दे सकता है। हमें इस चीज़ों को समझना होगा क्योंकि जो स्टेट रन कर रहे हैं ना, जो लीडर, वो भी ह्यूमंस हैं और उनमें भी वही ह्यूमन नेचर पाया जाता है। और ये ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होता, सदियों पुराना चलता आ रहा है, चाहे आप हिस्ट्री में देख लो, और आगे फ्यूचर में भी यही चलता रहेगा। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हम समझना चाहते हैं तो ह्यूमन नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन नेचर एक बेसिक पॉइंट है जहाँ से हम सारी इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है कि पॉलिटिक्स एक ऑटोनमस स्फीयर है, इकोनॉमिक्स से इंडिपेंडेंट है, मोरालिटी के सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें जब पॉलिटिक्स को समझना है तो हम इकोनॉमिक्स के जो लॉ है, जब मोरालिटिक्स या एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, हम उनके लेंसेज को यूज़ करके पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते। हम उनके लॉ के या उनकी थ्योरी के बेसिस पर पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। पॉलिटिक्स का एक अपना स्फीयर है, हमें पॉलिटिक्स को ऑटोनमस रखना चाहिए। उसको समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स की अपनी थ्योरीज, अपने प्रिंसिपल्स, अपने लॉ को फाइंड आउट करना होगा। इसलिए पॉलिटिक्स को हमेशा ऑटोनमस रखना चाहिए, ऑटोनमस देखना चाहिए, ये मोरगैंथो कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासिकल रियलिज्म की जो थ्योरी है और इसके जो 4 थिंकर हैं वो समझ आए होंगे, उनके मेन आर्ग्यूमेंट समझ आए होंगे। और इसी के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।